दोस्तों, कोई इंसान हो या कोई शहर या फिर कोई देश ही क्यों ना हो, वो हर चीज से भाग सकता है लेकिन अपनी किस्मत से नहीं। ऐसा ही कुछ लेबनान देश के साथ भी हो रहा है। साल 1952 से लेकर 1973 तक 6 बार लेबनान के प्रधानमंत्री रहे साइब सलाम ने एक बार कहा था कि फिलिस्तीन का साथ देना लेबनान की किस्मत में है। लेबनान अपनी किस्मत से बचकर भाग नहीं सकता है। अब इसी स्टेटमेंट से आप इस देश की बदकिस्मती का अंदाजा लगा सकते हैं। 217 किलोमीटर लंबे और 56 किलोमीटर चौड़े इस देश की आबादी करीब 56 लाख है। एक समय में यह देश इतना मॉडर्न बन चुका था कि ना तो इसके पास पैसों की कमी थी और ना ही किसी और चीज की। इसका टूरिज्म दुनिया भर में मशहूर हो रहा था और एक मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद यहाँ पर महिलाएं बिकनी पहने बीच पर देखी जा सकती थी। लेकिन फिर वही बात कि लेबनान अपनी किस्मत से भाग नहीं सका और आज के समय में यह देश बर्बाद हो चुका है। तो क्या है लेबनान की पूरी कहानी और कैसे इस देश को सभी ने अपने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वैसे तो लेबनान की कहानी 16वीं सदी से ही अस्तित्व में आ चुकी थी, लेकिन उतना पीछे हम नहीं जाएंगे क्योंकि इस देश की असली कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के बाद से। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर यानी कि तुर्कों के हारने के बाद साल 1916 में पश्चिमी देशों ने मिडिल ईस्ट के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया और उसकी सीमाओं को अपनी मर्जी और हितों के मुताबिक बांटना शुरू कर दिया। इस दौरान पूरे सीरिया के ऊपर फ्रांस का कब्जा हो चुका था। इसके बाद फ्रांस ने ही साल 1920 में सीरिया के पश्चिमी हिस्से को काटकर लेबनान बनाया। यही वजह है कि लेबनान पर फ्रांस के कल्चर का असर अब तक देखा जा रहा है। वहां के लोग अरबी भाषा के अलावा अंग्रेजी और फ्रेंच भी बोलते हैं। लेबनान उत्तर और पूर्व में सीरिया से घिरा हुआ है, जबकि इसके दक्षिण में इजराइल और पश्चिम में भूमध्य सागर है। लेबनान में आखिरी बार साल 1932 में जनगणना हुई थी, तब वहां पर सबसे ज्यादा 51% आबादी ईसाइयों की थी। इसके बाद 22% सुन्नी और 19.6% शिया मुसलमान थे। वैसे अगर आज के समय में देखा जाए तो यहाँ पर ईसाइयों की आबादी घटकर सिर्फ 32% रह गई है, जबकि शिया बढ़कर 31% और सुन्नी मुसलमान 32% हो गए हैं। खैर, उस टॉपिक पर हम अभी नहीं जाते हैं। तो आगे चलकर साल 1943 में लेबनान को पूर्ण आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के साथ ही यह तय हो गया था कि यहाँ पर ईसाई देश का राष्ट्रपति होगा, सुन्नी मुसलमान यहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा और शिया मुसलमान संसद का स्पीकर होगा। लेबनान में आज़ादी के 10 सालों के बाद ही यानी कि साल 1952 में ही महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिल गए थे, जबकि इस पर 1960 का दशक लेबनान में गोल्डन एज के तौर पर याद रखा जाता है। अब यहाँ पर इस बात को आप गौर से समझिएगा क्योंकि लेबनान की किस्मत यहीं से लिखी जानी शुरू होगी। मिडिल ईस्ट में जहां कोई देश सिर्फ सुन्नी तो कोई शिया बहुल है, वहीं लेबनान में ईसाई, शिया और सुन्नी आबादी लगभग एक जैसी ही थी। लेबनान में राजधानी बेरूत से 81 किलोमीटर दूर एक शहर के पास काना गांव है। यहां पर पुरातन ईसाइयों ने जीसस और उनके अनुयायियों को पत्थर पर उकेरा था, जिसे अब तक संजो कर रखा गया है। बाइबिल के मुताबिक यहीं पर जीसस ने अपना पहला चमत्कार करके दिखाया था। जीसस ने एक शादी में एक गिलास पानी को वाइन में बदल दिया था। जब जीसस को मारने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ इसी शहर में बनी एक गुफा में शरण ली थी। हालांकि लेबनान के इस हिस्से पर अब हिजबुल्लाह का कब्जा हो चुका है। लेबनान में ईसाई और मुस्लिम दोनों वर्जिन मैरी यानी कि जीसस की मां की पूजा करते हैं। लेबनान को साल 1943 में फ्रांस से आजादी मिली थी। इसके 4 सालों के बाद 1947 में इजराइल की स्थापना हुई और तभी से ये देश फिलिस्तीनी शरणार्थियों का गढ़ बन गया और लेबनान तभी से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में पिस रहा है। ये सब हुआ कैसे और लेबनान की कौन सी मजबूरी उसे बर्बादी की ओर ले गई, आइए वीडियो में आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इजराइल के स्थापना के साथ ही उसका अरब देशों से जंग शुरू हो गया। अपने स्थापना के बाद से इजराइल ने 2 जंग लड़ा, एक साल 1948 में और दूसरा साल 1967 में, और लेबनान ने इजराइल के साथ लड़ी गई दोनों जंगों में हिस्सा लिया।
अरब वर्ल्ड का हिस्सा होने की वजह से ये लेबनान की जिम्मेदारी बन गई थी कि वह फिलिस्तीनियों की हक की लड़ाई लड़े। हालांकि इस वक्त तक लेबनान तरक्की के रास्ते पर निकल चुका था। लेबनान में 1960 के दशक में आर्थिक तरक्की के नए दरवाजे खुले। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1950 से लेकर 1956 तक 7 सालों में लेबनान की प्रति व्यक्ति आय में 50% की वृद्धि हुई थी। साल 1956 में लेबनान में बैंक गोपनीयता कानून लागू किया गया। इस कानून के तहत खाता धारकों से जुड़ी जानकारियां साझा करने पर रोक लगा दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि विदेशी नागरिकों ने लेबनान में अपना धन रखना शुरू कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पर निवेश भी बढ़ा। दूसरी तरफ लेबनान ने खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसकी वजह से व्यापार और उद्योग पर सरकारी नियंत्रण नहीं के बराबर था। इससे स्टार्टअप और निवेश को बढ़ावा मिला और इसकी वजह से इसे मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कहा जाने लगा। इस दौरान मिस्र, सीरिया और इराक में चल रही राजनीतिक अस्थिरता की वजह से इन देशों के व्यापारी लेबनान में बस गए। इससे लेबनान की आर्थिक क्षमताएं बढ़ी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 के मुकाबले 1962 में लेबनान की जीडीपी दोगुनी हो गई थी। इस दौरान इसमें हर साल 4.5% की वृद्धि हुई। लेबनान का बैंकिंग सेक्टर भी 200% के साथ बढ़ गया था। साथ में बैंकों की जमा राशि भी 5 गुना बढ़ गई थी। साल 1950 के बाद से लेबनान में पर्यटन भी खूब बढ़ा। साल 1952 में राजधानी बेरूत में द स्पोर्टिंग क्लब की शुरुआत हुई, जो अमीर व्यवसायियों के लिए स्विमिंग और कॉकटेल का आनंद लेने की पसंदीदा जगह बन गया था। आधे से अधिक मुस्लिम आबादी वाले इस देश में उस समय महिलाएं बीच पर बिकनी पहनकर घूम सकती थी। इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में लेबनान सबसे अमीर, सबसे उदार और सबसे कंफर्टेबल जगह बन गया था। यहाँ के लोगों को कोई परेशानी नहीं थी और सब यूरोपियन स्टाइल की जिंदगी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी एक समृद्धि की ओर बढ़ते देश लेबनान को उसके भूखे नंगे पड़ोसियों की नजर लग गई। साल 1975 आते आते लेबनान गृह युद्ध की चपेट में आ गया और बर्बादी की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया। लेकिन लेबनान में गृह युद्ध की वजह क्या थी, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, लेबनान में गृह युद्ध शुरू होने की 3 वजहें थी, जिसमें पहली वजह थी मजहब के आधार पर संवैधानिक पदों की व्यवस्था। साल 1943 में जब लेबनान को आज़ादी मिली तो यहाँ रहने वाले सभी 18 धर्म के लोगों को सरकार, सेना और सिविल सेवाओं में अलग अलग पोस्ट मिले। जैसे राष्ट्रपति का पोस्ट ईसाई, प्रधानमंत्री का पोस्ट सुन्नी मुसलमान को और संसद के स्पीकर का पोस्ट शिया मुस्लिम को मिला। कुछ समय के बाद शिया और सुन्नी समुदाय को लगने लगा कि उनको सत्ता में कम जगह मिल रही है और अहम पदों पर ईसाइयों का कब्जा है। इसके बाद उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया, जिससे गृह युद्ध की नींव पड़ी। दूसरी वजह रही इसका आर्थिक विकास। 1960 के दशक में लेबनान की अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव हुए, लेकिन इस आर्थिक विकास से देश में असमानता बढ़ गई। ईसाई और अमीर हुए, जबकि मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा पिछड़ा और बेरोजगार रह गया। इस असमानता ने दोनों मजहबों के बीच तनाव को बढ़ाया और वर्ग संघर्ष की वजह से यह देश गृह युद्ध में चला गया। तीसरी वजह रही पड़ोस से आए सुन्नी मुसलमान और फिलिस्तीनी। जब लेबनान तरक्की कर रहा था तब उसके आसपास के देश गहरे संकट में घिरे थे। इजराइल और फिलिस्तीन में जंग छिड़ा हुआ था। सीरिया में गृह युद्ध चल रहा था। दोनों तरफ से सुन्नी मुसलमानों की आबादी भागकर लेबनान आ रही थी। इससे लेबनान में अचानक सुन्नी मुसलमानों की आबादी बढ़ने लगी। इसके बाद मुश्किल और तब ज्यादा बढ़ गई जब 1960 के दशक में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने लेबनान में अपना ठिकाना बना लिया। फिलिस्तीनी शरणार्थियों की बड़ी तादाद में लेबनान में पनाह लेने से ईसाई नाराज हो गए। हालांकि इसके पहले से ही 1960 के दशक में फिलिस्तीनी गुरिल्ला ग्रुप्स लेबनान का इस्तेमाल कर इजराइल पर हमला करते रहे थे। ये ग्रुप सीरियाई बॉर्डर से हथियार हासिल कर इजराइल पर अटैक करते थे। वैसे तो लेबनान की सेना इन लड़ाकों पर एक्शन लेती थी, लेकिन लोगों में फिलिस्तीनियों को लेकर हमदर्दी की वजह से सेना ने कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। फिर साल 1969 में मिस्र की राजधानी काहिरा में लेबनान की सरकार और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच एक
समझौता हुआ। इस समझौते के तहत फिलिस्तीनी लड़ाकों को लेबनान में आज़ादी से घूमने फिरने का अधिकार दे दिया गया। वे अब खुलकर इजराइल पर हमले करने लगे। इसकी वजह से लेबनान और इजराइल के संबंध भी अब खराब हो चुके थे, क्योंकि इजराइल का मानना था कि लेबनान इजराइल के दुश्मनों को अपने यहाँ मेहमान बनाकर रखता है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या लेबनान अपने लोगों की सुरक्षा के लिए और अपने देश के सर्वांगीण विकास के लिए फिलिस्तीनियों से दूरी नहीं बना सकता था? तो इसके जवाब में खुद लेबनान के प्रधानमंत्री साइब सलाम ने एक बार कहा था कि लेबनान अरब दुनिया का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए हमें हर उस चीज में शामिल होना होगा जिसमें अरब देश शामिल हो रहे हैं। लेबनान अपनी किस्मत से बच नहीं सकता है। मेरे चाहने और न चाहने से कुछ नहीं होगा। लेबनान फिलिस्तीन के मुद्दे में शामिल है और रहेगा। फिर जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप फिलिस्तीनी लड़ाकों को लेबनान में पूरी तरह ऑपरेट करने की इजाजत देने की पक्ष में है, इस पर लेबनीज प्रधानमंत्री साइब सलाम का जवाब था कि मैं हकीकत बताता हूं, फिलिस्तीनी लेबनान में हैं और हजारों की तादाद में हैं। 20 सालों से वह शरणार्थियों के तौर पर कैंप्स में रह रहे हैं, लेकिन अब ये कैंप मिलिटेंट्स कैंप में बदल चुके हैं। आप उन्हें गुरिल्ला लड़ाके कहते हो, वो खुद को फिलिस्तीनी अरब बताते हैं जो फिर से अपने देश लौटना चाहते हैं और उन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता है। अब वापस आपको लेकर चलते हैं साल 1975 में। इसी साल के अप्रैल महीने में लेबनान में कुछ बंदूकधारियों ने एक चर्च के बाहर गोलीबारी की और 4 ईसाई मिलिटेंट को मार डाला। अब ईसाई मिलिटेंट का मानना था कि चर्च पर हमला फिलिस्तीनियों ने किया है। इससे नाराज होकर उन्होंने फिलिस्तीनियों से भरी एक बस पर हमला कर दिया, जिसमें 27 लोग मारे गए। कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि यहीं से असली गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। लेबनान की राजधानी पूर्वी बेरूत में ईसाइयों की आबादी ज्यादा थी, वहीं पश्चिमी बेरूत में मुस्लिम अधिक बसे थे। एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने पर लोगों की हत्या कर दी जाती थी। इससे मजहब और क्षेत्र के आधार पर बने अलग अलग गुटों में लड़ाई छिड़ गई। 1975 के अंत तक लेबनान में 29 उग्रवादी संगठन के 2 लाख लोग लड़ाई कर रहे थे। गृह युद्ध के पहले साल 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 40,000 लोग घायल हुए। 1 लाख से ज्यादा ईसाई नागरिक अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में जाकर बस गए। वहीं 60,000 मुस्लिमों ने अरब देशों में जाकर शरण ली। इसके बाद साल 1976 में लेबनान के राष्ट्रपति ने पड़ोसी देश सीरिया से मदद मांगी। सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज असद ने फिलिस्तीनी और मुसलमानों के गुटों के खिलाफ 40,000 सैनिक भेजे। इसी बीच ईसाई गुट ने करीब 1500 मुस्लिमों का नरसंहार कर दिया। इस गुट का समर्थन सीरिया की सेना कर रही थी। इस वजह से अरब देशों ने सीरिया की काफी निंदा की, जिसके बाद सीरिया ने जल्दी ही अपना पाला बदला और अब वह मुसलमानों और फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे थे। इसके बाद लेबनान को इजराइल, सीरिया और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने लड़ाई का मैदान बना लिया था। इसके बाद यहाँ पर विदेशी पर्यटक आने बंद हो गए, बैंकों के पास पैसा खत्म होने लगा और लोग वापस से गरीब होने लगे और अब धीरे धीरे लेबनान की स्थिति भी अपने पड़ोसियों की जैसे ही हो गई। गृह युद्ध के दौरान ही साल 1982 में लेबनान में चुनाव हुए, जिसमें इजराइल से नजदीकी रखने वाले बशीर गोमायल राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया और पश्चिमी बेरूत पर अपना कब्जा जमा लिया। इजराइल का कहना था कि वह फलस्तीनी आतंकियों को खत्म करने के लिए लेबनान में घुसा है। इजरायली सेना ने सबरा और शतीला में लगभग 3000 फिलिस्तीनी शरणार्थियों की हत्या कर दी। इसके बाद से ही इससे लड़ने के लिए हिजबुल्लाह का जन्म हुआ, जिसका समर्थन ईरान ने किया। वैसे अगर आप हिजबुल्लाह के जन्म की पूरी कहानी को देखना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो में ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अब बशीर गोमायल की मौत के बाद उनके भाई अमीन गोमायल राष्ट्रपति चुने गए। साल 1988 में पद छोड़ने से 15 मिनट पहले अमीन ने प्रधानमंत्री सेलिम अल होस को पद से हटाकर ईसाई धर्म के माइकल ओन को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। लेबनान में प्रधानमंत्री पद सुन्नी मुसलमानों के लिए रिजर्व था। इससे मुसलमान बेहद नाराज हो गए और कई प्रमुख पदों से इस्तीफा दे दिया। पहले से प्रधानमंत्री सेलिम अल होस ने पश्चिमी बेरूत से सरकार चलाने
चलानी शुरू कर दी, वहीं बाद में पीएम बने माइकल ओन ने राष्ट्रपति भवन से सरकार चलानी शुरू कर दी। इससे लेबनान में एक साथ दो अलग अलग सरकारें चलने लगी, जिसके बाद सऊदी अरब ने लेबनान में गृह युद्ध खत्म करने की कोशिशें की और इसी सिलसिले में साल 1989 में सऊदी अरब के ताइफ में एक बैठक हुई, जिसमें सुलह से जुड़े चार्टर को मंजूरी मिली। इसके तहत राष्ट्रपति के ज्यादातर अधिकार कैबिनेट को सौंप दिए गए और मुस्लिम सांसदों की संख्या बढ़ा दी गई। पहले लेबनान में ईसाई और मुस्लिम के बीच पदों का बंटवारा 6:5 का था, जिसे 1:1 कर दिया गया, यानी कि बराबर। हालांकि माइकल ओन अभी भी अपने पोस्ट से नहीं हटे थे, जिसके बाद अक्टूबर 1990 में सीरियाई वायुसेना ने बाबदा में राष्ट्रपति भवन पर हमला किया और माइकल ओन वहां से भाग गए। इसके साथ ही गृह युद्ध भी औपचारिक रूप से खत्म हो गई। जब देश में गृह युद्ध खत्म हुआ तो तब तक 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। 2 लाख से ज्यादा लोग या तो घायल हुए थे या फिर विकलांग हो गए थे। 20% यानी कि 9 लाख लोगों ने लेबनान छोड़ दिया था। राजधानी बेरूत 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। लेबनान के गृह युद्ध के बाद लगभग सभी विद्रोही गुटों ने अपने अपने हथियार रख दिए, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल से जंग लड़ना जारी रखा, और वो भी लेबनान की धरती से। जिसके बाद शिया समुदाय का समर्थन होने के साथ ही सैन्य और राजनीतिक रूप से ताकतवर होने की वजह से लेबनान की सरकार कभी भी हिजबुल्लाह पर लगाम नहीं लगा पाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वह अपना एक पॉलिटिकल विंग बना लिया और चुनाव में हिस्सा लेने लगा। साल 2008 के मई महीने में लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह के प्राइवेट टेलीकॉम नेटवर्क की जानकारी सऊदी अरब और अमेरिका को दे दी थी। इससे नाराज होकर हिजबुल्लाह ने बेरूत के एक हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। अब इसी हिस्से पर इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग छिड़ी हुई है और लेबनान ना चाहते हुए भी इस जंग का हिस्सा बन बैठा है। तो दोस्तों, यही थी लेबनान की कहानी, जिससे एक इंसान के तौर पर भी हम काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि किसी का मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उतनी भी नहीं कि जिससे हम खुद ही बर्बाद हो जाए, और यही हाल लेबनान के साथ भी हुआ। बाकी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोज़ को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।